आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 31 अक्टूबर भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख है जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। और अब इसी तारीख के पन्नों में एक और पन्ना जुड़ने जा रहा है जो हर भारतीय के लिए गौरव और सम्मान का विषय बन चुका है, जिसे आज के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 80 फीट के पैर, 70 फीट के हाथ और ऊंचाई 600 फीट की, ऐसी विशाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो अब इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनकर सबके सामने खड़ी है, जिसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी गूंज आज हर जगह सुनाई दे रही है। लेकिन इस गूंज में कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं कि बीजेपी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं बीजेपी इसे भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान को इस तरह से पेश कर रही है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज भारत इतना विशाल और मजबूत देश नहीं होता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रही हैं, तरह तरह की दलीलें दे रही हैं, लेकिन दोनों के दावों में कितना दम है ये सोचने वाली बात है। तो आइए गौर करते हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति का मामला देश के लिए विरासत का विषय है या फिर सियासत का। सरदार पटेल को समझना है तो जरा समझिए कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये प्रतिबंध गोलवलकर के आश्वासन के बाद कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया था, लेकिन शर्त ये थी कि आरएसएस अब राजनीति में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगा, ये पूरी तरह से एक सांस्कृतिक संगठन होगा। लेकिन आज उसी संगठन का राजनीतिक दल सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुणगान कर रहा है, तो मामला दिलचस्प लगता ही है। वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इस कहानी की असल शुरुआत होती है 1917 से, जब पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। लंदन से कानून की पढ़ाई पढ़कर देश में वकालत करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल पर महात्मा गांधी का ऐसा असर होता है कि वो अंग्रेजी सूट बूट छोड़कर धोती कुर्ता और चप्पलें पहनने लगते हैं। वकालत की दुनिया में कमाए सारे नाम और शोहरत को छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उसके बाद गांधी और कांग्रेस से उनका ऐसा रिश्ता बना कि वो मरते दम तक नहीं टूटा। हालांकि इस बीच नेहरू से कुछ बातों को लेकर मतभेद जरूर रहा, लेकिन कभी वो उनसे दूर नहीं हुए। उन्होंने नेहरू जी की अगुवाई को स्वीकार किया। गांधी जी ने जब ये कहा कि नेहरू उनके उत्तराधिकारी बनेंगे तो सरदार पटेल ने गांधी जी के विचार को बिल्कुल सही कहा था और उस पर उफ तक नहीं किया। हालांकि ये भी सच है कि दोनों की शख्सियतें अलग थी, तेवर अलग थे, कई मुद्दों पर उनके विचार भी अलग थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मिलकर बड़ी अच्छी तरह से काम किया। शुरू से लेकर अंत तक दोनों साथ रहे, उनका टीम वर्क कभी नहीं टूटा। एक बार की बात है जब दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद चल रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, मैं जाता हूं, आप बन जाइए प्रधानमंत्री। जिस पर सरदार पटेल ने फौरन पलटकर जवाब दिया कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो आपको ही रहना होगा। इस बात से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच कुर्सी का उतना महत्व नहीं था जितना कि देश सेवा के लिए। लेकिन ये और बात है कि आज के वक्त के साथ साथ सब कुछ ऐसे बदल रहा है जैसे नेहरू और पटेल में कोई दुश्मनी थी, जिनका बदला कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज करके लिया और अब उसे बीजेपी वो सम्मान दिला रही है। सरदार पटेल किसके हैं ये कौन तय करेगा? मोदी सरकार सरदार पटेल के कामों का जयकारा लगा रही है। पटेल ने भारत के 550 में बटे रियासतों को जोड़कर भारत का एकीकरण किया, एक मजबूत भारत बनाया, जिस पर आज सियासत हो रही है। और अब हमें और आपको तय करना है कि पटेल कौन थे और उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। खैर, अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।